दोस्तों, तो देखो चैप्टर नंबर 3 यानी कृषि उद्योग तथा व्यापार के एमसीक्यू कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में शूट करने वाला हूँ, यानी पार्ट तो एक ही बनेगा, यानी वीडियो एक ही बनने वाली है एमसीक्यू की इसकी, बट ये पार्ट में शायद छोटे छोटे में शूट होगा क्योंकि एक बार में सारा टाइम नहीं मिलने वाला इसके लिए। चलो देखते हैं। ठीक है, आपको तो जब मिलेगी वीडियो तो प्रॉपर मिलेगी। डन। चलो, पहले 8 पॉइंट मैंने लिख लिया है, जिसमें देखो सबसे पहला पॉइंट है हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति जो होता है वो फसल उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि के लिए लाया गया था, ताकि जो फसलों का उत्पादन है वो बड़े पैमाने पर हो, यानी बड़े लेवल पर उत्पादन यानी उत्पादन में वृद्धि की जा सके। स्पेशली जो था ये गेहूं और चावल से रिलेटेड था, यानी मेन जो फसल जिसमें थी, जो फोकस था वो गेहूं चावल के ऊपर था। क्लियर। इसके अलावा कुछ और भी थी, ठीक है, बट मेन फोकस इन दोनों के ऊपर था। साथ ही बुक में जो लिखा हुआ 1967 से 1968 के बीच में इसको लाया गया, ये लिखा हुआ है, जो कि आपको याद करना है। बट साथ ही साथ मैंने आपको बताया हुआ है कि अक्टूबर 1965 में ये आया था। ठीक है, तो आप उसको याद रख सकते हो। क्लियर है, प्लीज उसको याद रख लेना, अक्टूबर 1965। डन। जहां पे हरित का मतलब होता है फसलें, जबकि क्रांति का मतलब होता है भारी वृद्धि, यानी फसलों में भारी वृद्धि। क्या करना? फसलों में भारी वृद्धि। क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, हरित क्रांति अक्टूबर 1965, जबकि अक्टूबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 1965 याद रखना है। ठीक है, और अगर वो नहीं है, ये दिया हुआ है तो 1967 और 1968 के बीच में, ठीक है, आपको ये याद रखना 1967 से 1968 के बीच में इसको लाया गया था। गेहूं चावल मेन फोकस एरिया था जहां पे फोकस किया गया। हरित मतलब फसलें, क्रांति मतलब भारी वृद्धि। क्लियर। उसके अलावा छोटे पैमाने के उद्योग के लिए निवेश सीमा, यानी जो इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट रखी थी वो रखी गई थी 10 करोड़ से कम। अगर आप क्या करते हो, 10 करोड़ से कम पूंजी का इन्वेस्टमेंट करोगे इन केस ऑफ कब? स्थिर। स्थिर मतलब होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी जो आपकी लंबे टाइम के लिए चेन को, ठीक है, वो मान के चलते हैं यहाँ पे भी। तो 10 करोड़ से कम पूंजी का स्थिर निवेश चाहिए था। और दूसरा 50 करोड़ से कम कुल बिक्री, यानी जो जो टोटल टर्नओवर होगा वो कितना होना चाहिए? 50 करोड़ से कम होना चाहिए। तो जिस भी इंडस्ट्री का, जिस भी उद्योग का, ठीक है ना, अगर 10 करोड़ से कम क्या है? स्थिर निवेश, और 50 करोड़ से कम क्या है? कुल बिक्री, तो उसको हम छोटे पैमाने के उद्योग में शामिल करते हैं। दोबारा बोल रहा हूं मैं, अगर आप भी कोई चीज ओपन करते हो और उसमें जो निवेश है वो 10 करोड़ से कम है, कुल बिक्री जो है वो 50 करोड़ से कम है, तो हम मानेंगे कि वो क्या हमारा छोटे पैमाने के उद्योग की डेफिनेशन में आता है। 1951 में छोटे पैमाने के उद्योग उनको कहा जाता था जिनका जो निवेश था ना 5 लाख तक होता था, यानी 5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्रॉस लगाया मैंने। तो 1951 में ये लिखा, वहां पे ये लिखा जाता था उस टाइम पे कि 5 लाख से अधिक निवेश नहीं होगा जिस भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? छोटे पैमाने के उद्योग बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे अच्छे से क्लियर होते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है डैश से अभिप्राय प्रति हेक्टेयर भूमि के डैश से है। तो उत्पादकता से अभिप्राय प्रति हेक्टेयर भूमि के उत्पादन से है। क्लियर है? तो आप प्लीज कहीं भी डैश लगा हुआ आ सकता है, और फिर आपको 4 पॉइंट पूछ लेगा वो, तो आपको पता होना चाहिए आपको किस जगह पे क्या लिखना। तो यहाँ पे उत्पादकता पहले वाले में से अभिप्राय प्रति हेक्टेयर भूमि के उत्पादन से है। क्लियर। भूमि सुधारों को डैश सुधार भी कहा जाता है, संस्थागत सुधार। प्लीज याद रखना इसको भी, संस्थागत सुधार कहा जाता है किसको? भूमि सुधारों को। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के संरक्षण ने, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो हमारे पब्लिक सेक्टर था ना उसके क्या है? फेवर में थी, उसको बचाने की कोशिश कर रही थी बार बार, ठीक है ना, उसको जैसे तैसे चलाने की कोशिश कर रही थी, मगर हमारे जो पब्लिक सेक्टर थे सारे वो लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस ही होता जा रहा था उनको। कभी आपने सुना है कि पब्लिक सेक्टर को क्या बेनिफिट हो रहा है? मैक्सिमम सारे लॉस में ही थे। तो ये हुआ ये कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के संरक्षण ने डैश सार्वजनिक एकाधिकार को जन्म दिया। किसको? अकुशल, वो अकुशल हो गए थे, ठीक है, तो अकुशल सार्वजनिक एकाधिकार को जन्म दिया। तो पॉइंट नंबर 5 तक क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आयात प्रतिस्थापन द्वारा, मैंने कहा था आयात प्रतिस्थापन होता है जब आप बाहर से वस्तु ना खरीद करके उसके जैसी वस्तु अपने घर में बना लेते हो। क्लियर है? तो आयात प्रतिस्थापन द्वारा विदेशी विनिमय की बचत करना, इससे क्या होता है कि हम जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, विदेशी विनिमय, ठीक है, उसकी बचत हो जाती है, जो कि हमारे लिए अच्छा होता है। बात समझ में आ गया? बट सिर्फ आयात प्रतिस्थापन ही काफी नहीं है देश को चलाने के लिए। आयात प्रतिस्थापन करके आप क्या कर रहे हो? आप यही तो कर रहे हो कि बाहर से सामान नहीं खरीद रहे हो, उसका मतलब बाहर वालों को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है।
डॉलर वालों को डॉलर देने की जरूरत नहीं पड़ रही, यूरो वाली कंट्री को यूरो देने की जरूरत नहीं पड़ रही। इससे क्या हुआ कि आप यानी उनको बचा रहे हो, उनको अपने पास संरक्षण करके रख रहे हो, संरक्षित करके रख रहे हो, ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। मगर इससे देश नहीं चलता इतने से। आपको इससे अच्छा तो आपको निर्यात को ना, यानी जो एक्सपोर्ट होता है उसको प्रमोट करना चाहिए। एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करो, निवेश को प्रोत्साहित करो, जो निवेश बोलो, निर्यात को प्रोत्साहित करो। जिससे क्या होगा, आपका गुड्स बाहर वाली मार्केट में बिकेगा, बाहर देशों में बिकेगा, और फिर वहां से जब वो लोग खरीदेंगे तो आपको मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, तो इससे वृद्धि होगी। तो सोचो ना, एक आयात प्रतिस्थापन कर रहा है, आपके जो आयात प्रतिस्थापन क्या बोल रहा है कि आप ना बाहर से सामान ना खरीदो, अपने घर में बनाओ। इससे क्या होगा, आपको बाहर पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पैसा बचा रहेगा। बचाना ज्यादा अच्छा है या एक्सपोर्ट कर करके पैसा कमाना ज्यादा अच्छा है? सही बात है, एक्सपोर्ट करके पैसा कमाना ज्यादा बढ़िया है। उससे क्या, और करेंसी आएगी, और क्या है, और करेंसी आती रहेगी, बढ़ता रहेगा भंडार। तो इन्होंने क्या करा, आयात प्रतिस्थापन द्वारा विदेशी विनिमय की बचत करना सरकार का एक अकुशल नीतिगत उपकरण था, ठीक है, अकुशल था, क्योंकि इसने बचाया जरूर था, बड़ी सही तरीका नहीं है। आप निर्यात को प्रोत्साहित करो ना, ठीक है, जिससे विदेशी विनिमय के भंडार कम होने लग गया था धीरे धीरे। क्योंकि देखो, आ तो कुछ नहीं रहा, बात को समझे, सॉरी, क्या नाम है, पेमेंट तो कुछ नहीं कर रहे, बच तो रहा था, है ना। बट अगर आपको फिर भी कोई डील वील करना पड़ेगा तो धीरे धीरे कम तो कहीं ना कहीं तो होगा ही वो। बट अगर आप निर्यात को प्रोत्साहित करते इसी जगह पे, तो आपका भंडार लगातार बढ़ता रहता है, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ आयात प्रतिस्थापन का विकास किया गया था, है ना। चलो आगे, तो विदेशी विनिमय का भंडार कम होने लग गया था, और 1900 दशक तक के अंत तक तो भंडार ना अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था, सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका था। जिसके कारण आपको पता है कि इंडिया की हालत ऐसी हो गई थी एक टाइम को कि इंडिया बिकने के कगार पे आ चुका था। बिकने मतलब इतनी बुरी स्थिति हो गई थी इंडिया की कि लग नहीं रहा था वो रिकवर कर पाएंगे, ठीक है ना। जहां पे फिर मनमोहन सिंह जी और आई थिंक पीवी नरसिम्हा राव जी, आई थिंक ये थे, जहां तक मैं चेक करूंगा फिर भी, ठीक है, अभी मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आगे आएगा। तो इन दोनों ने मिल करके, ठीक है, ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए, ऐसे ऐसे काम किए, जिससे कि इंडिया क्या है, रिकवर होने लग गया था। सोचो, इतना बहुत बुरी स्थिति हो चुकी थी, खाने पीने के लाले पड़ने वाले थे, पड़ भी चुके थे लगभग लगभग, ठीक है, क्योंकि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज था वो भी क्या हो गया था, न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका था, बिल्कुल खत्म लेवल, ठीक है ना। आगे चलो, आयात टैरिफ अगर लगाया जाता है, नहीं आयात शुल्क लगाया जाता है, तो घरेलू अर्थव्यवस्था में जो आयातित वस्तुएं होती है, जो बाहर से वस्तु आती है, उनकी कीमत हमेशा बढ़ती है। यानी चाइना से आने वाले माल पे हम आयात शुल्क लगा लेते हैं, जिससे कि उसका 10 का माल 15, 20, 25 का हो जाए, ताकि लोग हमारे यहाँ ना खरीदे, कोशिश इसकी की जाती है ना। तो आयात शुल्क से हमेशा कीमतें बढ़ती है। पेपर में आ जाता है कि आयात शुल्क से कीमतें घटती है, बच्चे कहते हैं बिल्कुल सही है, बेवकूफो बढ़ती है, ठीक है ना। सहकारी खेती, ठीक है, जिसमें मिलजुल के करते थे, याद होगा आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है, कोऑपरेटिव बिहेवियर से। तो सरकार सहकारी खेती भारत में भूमि में जोतों के विखंडन तथा उपविभाजन का एक क्या है, स्वचालित माध्यम है या समाधान है, ठीक है। तो उसने बोला कि विखंडन तथा उपविभाजन का एक क्या है, स्वचालित समाधान है, तो बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात कर रहा है, ठीक है। और ये डैश यहाँ पे लिखा हुआ भी आ सकता है, तो ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, और चाहे तो डैश लिखा हुआ भी आ सकता है, डन है ना। तो ये आता फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे देखिए फटाफट से, पॉइंट नंबर 9, स्वतंत्रता के समय देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। प्रचुर मतलब भरपूर मात्रा में क्या पूंजी थी, हमने कहा नहीं थी यार। अगर भरपूर मात्रा में पूंजी होती तो देश की स्थिति बर्बादी की ओर थोड़ी ना जाती। तो स्वतंत्रता के समय जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं थी, याद रखना, ठीक है ना। अगला पॉइंट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के औद्योगिक विकास में राज्य की क्या चाहिए थी, प्रत्यक्ष भागीदारी की आवश्यकता थी। हमें क्या थी, प्रत्यक्ष भागीदारी की आवश्यकता थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि 4 पॉइंट लिखे हुए आएंगे, आपको एग्जैक्ट पॉइंट चुनना है, ठीक है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आगे, सन 1990 तक हम आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति पर निर्भर कर रहे थे, याद रखना। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, कई बार पूछा जा चुका है नॉर्मल पेपर में भी, तो आपके पेपर में आप पूछने के चांसेस ज्यादा है कि 1990 तक जो है ना, हम आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति पर निर्भर कर रहे थे, ना कि बाह्य दृष्टिकोण व्यापार नीति पर। याद रखना, पेपर में आता है क्या हम बाह्य दृष्टि व्यापार नीति पर निर्भर कर रहे थे, हम बोलेंगे नहीं, हमारा बाह्य दृष्टिकोण तो था ही नहीं, हमारा तो आंतरिक दृष्टिकोण था। क्या था, आंतरिक दृष्टिकोण, आंतरिक दृष्टि व्यापार नीति पर था। क्लियर हो गया। तो हमारा ये था फोकस, ये था ही नहीं, ठीक है, ना कि बाह्य दृष्टि व्यापार नीति। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट,
बड़े पैमाने के उद्योगों में स्थान निर्धारण संबंधी जो लचीलापन होता है ना, कहीं भी कर दो, ट्रांसफर कर दो, ये कर दो, तो ये लचीलापन यहाँ नहीं पाया जाता। तो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनमें स्थान निर्धारण संबंधी लचीलापन नहीं पाया जाता, याद रखना, ये सिर्फ छोटों में पाया जाता है। आगे, औद्योगिक नीति जो प्रस्ताव था वो 1956 में आया था। ये प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया था 1956 में, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो पब्लिक था, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर था, उसकी भूमिका पर जोर दिया गया। प्राइवेट की तो बेचारी ढंग से बात ही नहीं हुई थी, बाद में हुई थी जब प्राइवेट वालों को भी बढ़ावा देना स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे, ठीक है ना। बट 1956 की बात कर रहे हैं जहां पे सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका पर जोर दिया गया और औद्योगिक लाइसेंसिंग को लाया गया, ताकि क्या लाइसेंस फटाफट से दिया जाए और इंडस्ट्रीज को खड़ा किया जाए, ठीक है। तो मेनली जो है ना, अभी मैं सिर्फ डिटेल में देखो साथ में चैप्टर चल ही रहा था, वहां मैंने इसको पढ़ाई दिया होगा, ठीक है ना, ये मैंने पॉइंट पढ़ाई दिया होगा। तो औद्योगिक लाइसेंसिंग जो पॉइंट है, ठीक है, वो इससे कैसे रिलेटेड है, प्लीज वहां पे डीप में पढ़ सकते हो। चलो, सन 1956 यानी 1956 की औद्योगिक नीति ने भारत में उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना, यानी वर्गीकृत करने का प्रस्ताव रखा था। कितने में? 3 श्रेणियों में, याद रखना, ये भी आपको रखना पड़ेगा। छोटे पैमाने के उद्योग श्रम गहन होते हैं, बच्चे क्या होते हैं? श्रम गहन होते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग जितने भी होते हैं वो सारे के सारे श्रम गहन होते हैं। तो हमने कितने पॉइंट्स कवर कर लिए? यहाँ से लेके यहाँ तक 15 पॉइंट्स हमारे कवर हो गए, ठीक है ना। मैं इस वीडियो को उसके बाद रोकूंगा, किसके बाद? 18 पॉइंट्स का। मतलब ये नहीं तुमको तो एक ही पढ़ने, क्या बोला, तुम्हें एक ही पार्ट में पूरी वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। बट मैं इसको आज बना रहा हूँ, आपको ये नहीं पता मैं कौन से दिन इसको बना रहा हूँ, और उसके बाद में और इसमें कोई एक आध पार्ट अभी और जोड़ूंगा। आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, बट मुझे अलग अलग शूट करना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली जो है ना, जो टाइम है उसका थोड़ी दिक्कत है। चलो पॉइंट नंबर 16 पढ़ते हैं। पहले चरण में हरित क्रांति से लाभ प्राप्त करने वाला राज्य कौन था? तमिलनाडु। कौन था? तमिलनाडु लाभ प्राप्त करने वाला राज्य था। भूमि का अधिकतम आकार जो कि एक व्यक्ति अथवा परिवार रख सकता है उसको हमने कहा था भूमि की उच्चतम सीमा। क्या कहा था? भूमि की उच्चतम सीमा। उसके अलावा अनुदान, अनुदान मतलब होता है सब्सिडी, यानी जो सहायकी था, मैंने बताया था ना गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, का अधिकतर जो है वो धनी किसानों को प्राप्त हुआ। यानी अधिकतर जो लाभ था, अनुदानों का लाभ जो था, अधिकतर किसको प्राप्त हुआ था? धनी किसानों को प्राप्त हुआ था। निर्धनों को तो हुआ ही नहीं था ना ज्यादा, मैंने बताया था, पढ़ाया था ना चीज, ठीक है। तो 18 पॉइंट हमने कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलो। तो बच्चे आगे देखते हैं, ठीक है। हमने पॉइंट नंबर 18 जो है कुछ टाइम की पहले वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने कवर कर दिया था, और आज हम पॉइंट नंबर 19 से हम करेंगे, ठीक है। दोनों को मर्ज करके आपके सामने आ गई होगी वीडियो। तो देखो, बड़े पैमाने के उद्योग जो होते हैं वो क्या होते हैं? पूंजी गहन होते हैं, जबकि जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं वो आपके क्या होते हैं? श्रम गहन होते हैं। ये पॉइंट हमने किया था थ्योरी में भी। मैं दोबारा बार बार बोलता हूँ आपसे, प्लीज थ्योरी पूरी पढ़ लो। जिसने थ्योरी पढ़ ली ना, वो पॉइंट तो वैसे भी कवर हो जाएंगे ये, ठीक है। एक बार थ्योरी पढ़ लो, फिर इनको भी पढ़ लो, तो आपको सारा का सारा कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, याद रखना, ठीक है ना। वहां तो फिर भी मैं काफी सिलेबस जो कट गया मैं भी छोड़ रहा हूँ, जो पोर्शन जो कट गया है मैं नहीं करा रहा, बट यहाँ पे मैक्सिमम कराना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक चीज दूसरी जिससे जुड़ी हुई है, तो किसको काटोगे आप ये बताओ ना, है ना। या तो चैप्टर ही कटा होता पूरा। तो ध्यान से देखो, तो बड़े पैमाने के उद्योग पूंजी गहन होते हैं। आगे, सरकार की लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्या करना था? क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। क्या करना था? क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था। तो पॉइंट नंबर 20 भी क्लियर हो गया आपका। पॉइंट नंबर 21, 1950 से 1990 के जो अवधि के दौरान जो समृद्धि की यानी विकास की जो रणनीति जो थी वो केंद्रित थी किसके ऊपर? आयात प्रतिस्थापन पर। और नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की मुख्य भूमिका पर। आपको पता है इसकी भूमिका का क्या हुआ, ठीक है ना, लॉस पे लॉस थी इसकी, बट जो भी ये दो थे, आयात प्रतिस्थापन पर और सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र नहीं थे यहाँ पे, ठीक है ना, के उद्यमों की मुख्य भूमिका पर, क्योंकि जो निजी क्षेत्र थे उनकी मुख्य नहीं थी, वो दूसरी भूमिका थी उनकी, ठीक है ना। चलो द्वितीयक, आगे, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का मुख्य विचार क्या था? देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करना, यानी ऐसे एरियाज जो कि पिछड़े हुए हैं, यानी जो काफी पीछे है, उन एरिया में क्या करना? उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ये किसका था? पॉइंट नंबर 22 में जो हमने पॉइंट पढ़ा अभी, उसका ये कारण था, ठीक है। पॉइंट नंबर 23 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 23 में क्या कह रहा है कि जो स्वर्णिम क्रांति थी वो किससे रिलेटेड थी? मधुमक्खी पालन। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना,
ये इतना आप पढ़ लेना, एक आध कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। हरित क्रांति तो आपने पढ़ा हुआ है मेरे साथ, ठीक है ना, जो कि किससे थी, फसल उत्पादन से रिलेटेड थी मेनली। और कौन सी वाली फसल, गेहूं चावल, जैसे मेन थोड़े बहुत है, ठीक है ना। चलो, तो स्वर्णिम क्रांति मधुमक्खी पालन, सुनहरी क्रांति जूट और फल उत्पादन, ठीक है, इनसे रिलेटेड थी। आगे श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, ठीक है ना। और भूरी क्रांति भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, ये उर्वरक उत्पादन या तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर था ये, ठीक है ना। तो प्लीज इनको याद रख लेना। वैसे और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। ब्लू भी था, नीली क्रांति और क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां हैं, बट आप इतनी क्रांति याद रख लीजिए, और जितनी मेरे गले से आवाज आ रही है आज, इतने में ही संतुष्ट हो जाना प्लीज, ठीक है ना। शायद आवाज कम आ रही हो। आगे, वर्ष 2004 तक 1633 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि चकबंदी के अंतर्गत लाई जा चुकी थी। चकबंदी मैंने बताया था ना, ठीक है ना, तो उसके अंतर्गत ये लाई गई थी, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको डेफिनेशन चकबंदी की लिखवाई थी, क्लियर हो गया। उसके अलावा FAI, क्या ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म फर्टिलाइजेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इसी तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा वो, ठीक है ना। ये इसने क्या बोला था, इसने बोला था इसके अनुसार 2018-19 के दौरान तक 272.28, डेसिमल के बाद जब भी किसी को पढ़ा जाता तो कभी भी इसको 28 नहीं पढ़ेंगे, हमेशा डेसिमल के बाद जो डिजिट होती है उनको अलग अलग पढ़ा जाता। तो आप 272.28 लाख टन रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ था, कहाँ, भारत में, ठीक है ना। तो ये इसने कहा था। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो बच्चा आगे देखिए, पॉइंट नंबर 29 देख लेते हैं। ये जो सीरियल नंबर मैंने लिखे हैं, अगर सीरियल नंबर, क्योंकि वीडियो ब्रेक हुई थी, मैंने आपको बताया है 2 पार्ट्स में गई हुई है, तो सीरियल नंबर अगर ऊपर नीचे हो गए होंगे तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, उसको सही कर लेना प्लीज, ठीक है ना, अगर हुए हो तो पॉइंट नंबर 29 में लिखा हुआ है 1950 से 1951 में खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र का अनुमान कितना देखा गया था, 13 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है ना, जो कि आगे बढ़ करके अब क्या हो गया है, 19 करोड़ हेक्टेयर हो गया है। तो प्लीज नोट डाउन कर लेना एक एक चीज को। उसके अलावा भारत में बफर स्टॉक की अवधारणा जो थी वो लागू कब हुई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी बेटा। कब हुई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसी वीडियोस भी देखते होंगे जहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं और उसको पढ़ते हैं बेटा, 4 ऑप्शन वाले का पढ़ कितने पढ़ोगे, है ना। इससे अच्छा आप देखो पॉइंट बाय पॉइंट सारे पढ़ लो, अगर आपको ये याद रहेंगे तो 4 ऑप्शन पर टिक लगाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो प्लीज इनको नोट डाउन कर लो। तो बफर स्टॉक की अवधारणा चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। उसके अलावा बफर स्टॉक का मतलब क्या है, इसका मतलब इससे अभिप्राय वस्तुओं के उस भंडार से है जिसका आपातकाल के समय में उपयोग किया जाता है। यानी जगह स्टॉक मेंटेन करके रखा है, रिजर्व कर रखा है स्टॉक, कभी आपातकाल आया तो वहां से फिर वो स्टॉक निकाला जाता है और उसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। तो पॉइंट नंबर 29, 30 और 31 प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो है वो है पॉइंट नंबर 32, कृषि अनुदान महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था अनुदान यानी सहायकी, यानी जो सब्सिडी मिलती है, ठीक है। सब्सिडी क्यों मिलती थी गवर्नमेंट से, ताकि किसानों की थोड़ी मदद हो सके। तो उसने बोला कृषि अनुदान महत्वपूर्ण है क्योंकि किसानों द्वारा नई तकनीक को हमेशा जोखिमपूर्ण माना जाता था, वो डरते थे नई तकनीक से। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, उनको सहायता यानी एक तरह से सब्सिडी प्रोवाइड करती थी ताकि वो उन चीज का यूज, नई टेक्निक का यूज कर सके और ज्यादा उत्पादन कर सके। क्लियर है। आगे सीमांत जो किसान होते हैं वो जीवन निर्वाह किसान होते हैं, हमेशा याद रखना, ये पॉइंट आने वाले चांसेस बन जाता है क्योंकि बच्चों को पता नहीं था। मैंने आपको बताया हुआ है सीमांत किसान वो छोटे किसान होते हैं। जब मैंने वो क्या फ्यूडल पढ़ाया था, फ्यूडल इकोनॉमी पढ़ाई थी ना, अर्ध सामंती वाला, वहां पे बताया था मैंने एक सामंती ये सब चलता था। तो ऐसे ये जो सीमांत वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब होता है, बच्चे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे शायद ये नहीं गया है इससे पहले टॉपिक। तो सीमांत किसान वो किसान होता है जो छोटे किसान होते हैं और इनका जो फोकस होता है ना वो अपने जीवन निर्वाह पर होता है, सिर्फ बाजार से कोई लेना देना नहीं होता कि बाजार में बेचने से कोई मतलब है ही नहीं, सिर्फ अपने लिए करने से मतलब होते हैं। छोटे छोटे किसान होते हैं, इसलिए इनको जीवन निर्वाह किसान कहते हैं। 34 पॉइंट जो हमारे पास है वो है 1990 तक हमारी 65% यानी 65% जनसंख्या जो थी वो कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी। कहाँ लगी हुई थी, कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी, अगर यहाँ पे पढ़ा जाए तो। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, क्योंकि जो दूसरे क्षेत्र थे कौन, जो सेकेंडरी सेक्टर था और जो सेकेंडरी सेक्टर था और कौन सा सर्विस सेक्टर तीसरा,
द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये दो क्षेत्र थे ना, इनमें कम लोग क्यों लगे थे? क्योंकि वो इन लोगों को अपनी ओर खींचने में क्या थे? असफल थे। क्लियर हो गया? यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। उसके अलावा याद रखना, थ्योरी में मैंने आपको कोटा के बारे में बताया था, थ्योरी में मैंने आपको टैरिफ के बारे में बताया था, तो उसे भी प्लीज पढ़ लेना। कोटा टैरिफ के ऊपर पॉइंट पूछा जाता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो प्लीज नोट डाउन कर लेना। आपके चैप्टर भी खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। पहले उसकी वही सारी की सारी हम क्या पढ़ेंगे? पहले क्लास प्रॉपर वीडियोस लेंगे, उसके लेक्चर्स लेंगे, कंटेंट प्रॉपर पढ़ेंगे, और जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके भी हम एमसीक्यू आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है? साथ ही साथ में विदेशी विनिमय दर, जो मैंने भी एक पार्ट बना दिया था बट उसके बाद मैं नहीं बना पाया किसी कारण से, तो वो भी आज फटाफट से आज या कल में मैं आपको बना करके दे दूंगा उसका सेकंड पार्ट में। तो फिर बने रहो सभी के सभी हमारे साथ। ठीक है ना? और अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।